हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है सबका? गुड। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा वाइब्रेशन और वेव्स का जो सब्जेक्ट है वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। आपको यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 जो है, जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन, कंपाउंड पेंडुलम का टॉपिक था, लिसाजस फिगर थी, सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये सारे टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे। यूनिट 1 और यूनिट 2 एक ही प्लेलिस्ट के अंदर है। यूनिट 2 में हमने पढ़ा था डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो दो तरह के सोल्यूशन होते हैं वो दोनों ही आपको वहाँ पे मिलेंगे, जिसमें ट्रांशिएंट बिहेवियर वो तो फोर्स में था। डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो हमारा सोल्यूशन था, जिसमें हम डैम्पिंग डिफरेंट तरह की पढ़ते हैं, लाइट डैम्पिंग, हैवी डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो भी आपको यूनिट नंबर 1 और 2 की एक कॉमन प्लेलिस्ट है, जिसमें ग्रे कलर के थंबनेल्स हैं, उसी में मिलेंगे दोनों यूनिट्स आपको। थर्ड यूनिट जो है वो हमारा टॉपिक होता है फोर्स्ड ऑसिलेटर का। फोर्स ऑसिलेटर का टॉपिक भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मेरी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। प्रॉब्लम्स करेंगे इसके बाद हम, ठीक है, थोड़ी सी फोर्स ऑसिलेटर में प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद हमारा होता है कपल्ड ऑसिलेटर। कपल्ड ऑसिलेटर का लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी पोस्टेड है। लेक्चर नंबर 2 अभी मैं करवा रहा हूँ। इसके बाद एक लेक्चर नंबर 3 आएगा, जिसमें हम LC सर्किट्स पढ़ेंगे विच आर म्यूचुअली कपल्ड टू ईच अदर, इंडक्टिवली कपल्ड बोलते हैं, वो हम करेंगे इसके बाद आपका जो टॉपिक्स होता है वो वेव्स का है, वेव्स इन ए फिजिकल मीडियम। वो ऑलरेडी सारा चैप्टर कंप्लीटेड है। अगर कोई टॉपिक आपके सिलेबस में है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, अपना सिलेबस देखिए, उसमें अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो अभी तक कवर नहीं हुआ वेव्स में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। 4-5 बच्चे इकट्ठे मिलके लिखिए अपनी क्लास के, सो दैट कि भाई मैं वो जो टॉपिक आपका रह गया है, जो नहीं है अभी मैंने करा कंप्लीट, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम जो आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन टू पेंडुलम्स ऑफ ए कपल्ड सिस्टम। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये स्टडी करा था कि जो हमारे पास कपल्ड सिस्टम होता है वो कुछ इस तरह का होता है। एक हमने एग्जांपल ली थी ऐसे, ये हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, पेंडुलम 1, पेंडुलम 2। तो अगर तो ये इंडिपेंडेंट है तो कपल्ड नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसको एक स्प्रिंग से इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो अब एक पार्टिकल को या एक पेंडुलम को एनर्जी देने से दूसरे में भी डिस्टर्बेंस जाएगी। इसको बोला जाता है स्टिफनेस कंट्रोल्ड कपल्ड ऑसिलेटर। तो इस केस में हमने लास्ट लेक्चर में 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस ड्राइव करी थी। एक में है हमारे पास x एज ए डिपेंडेंट पैरामीटर, t एज ए इंडिपेंडेंट पैरामीटर। x आप यहाँ पे देख सकते हो, कैपिटल X। कैपिटल X हमारे पास स्मॉल x प्लस स्मॉल y था। स्मॉल x था फर्स्ट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल y था सेकंड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t। वो जो स्मॉल x स्मॉल y है, उन दोनों को ऐड करके हमने कैपिटल X एक पैरामीटर माना था, विच इज़ हाईली मैथमेटिकल। इसमें फिजिकली बेसिकली ये नेट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। कैपिटल X हमने यहाँ पे माना था, और कैपिटल Y जो था वो हमारा स्मॉल x माइनस स्मॉल y था। कैपिटल Y वाली जो इक्वेशन है, इसमें दोनों डिस्प्लेसमेंट माइनस हो रहे हैं, मतलब दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दैट वाज फॉर आउट ऑफ फेस मोड। तो ये जो इक्वेशन है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 मैंने बताई थी, और ओमेगा 2 जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इस फैक्टर के बराबर है। इसमें ये टर्म ऐड होती है जो स्प्रिंग से आती है, 2s प्लस m। ये है आउट ऑफ फेस मोड। मैंने समझाया था कि जब दो पेंडुलम एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे ऐसे, तो स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन और एक्सटेंशन होगी, तो उस केस में स्प्रिंग का रोल आएगा। वो आउट ऑफ फेस मोड है। जो इन फेस मोड होता है उसमें दोनों पेंडुलम इकट्ठे चलते हैं ऐसे। तो उस केस में क्या होता है, स्प्रिंग में कोई स्ट्रेचिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, तो स्प्रिंग का रोल 0 है। तो उस केस में हम इस इन फेस मोड में हम ऐसे मानते हैं कि दोनों पेंडुलम इकट्ठे चल रहे हैं ऐसे। मैंने बताया लेक्चर नंबर 1 में, आप जाके डिटेल में स्टडी कर सकते हो। तो उस केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है, जो सिंपली एक सिंगल पेंडुलम, अगर मैं अकेला इंडिपेंडेंट पेंडुलम भी ऑसिलेट करवा दूं, उस केस में भी फ्रीक्वेंसी √G/L ही होती है। ये आपको पता है, टाइम पीरियड होता है 1/2 पाई √L/G। तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, +1 में आपने किया था। तो दीज आर द 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर 2 डिफरेंट मोड्स, इन फेस मोड एंड आउट ऑफ फेस मोड। फिर हमने इनके सोल्यूशंस लिखे थे, वो सोल्यूशंस इस फॉर्म में आए थे, ये भी मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर में कैसे आए। उसके बाद यहाँ पर स्मॉल x को इन टर्म्स ऑफ दीज सोल्यूशंस अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो ये आए हमारे पास। स्मॉल x और स्मॉल y दोनों पेंडुलम्स के डिस्प्लेसमेंट्स हैं। स्मॉल x P1 का डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा P1 पेंडुलम माना था हमने, ये P2 माना था। तो स्मॉल x P1 का डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल y P2 का डिस्प्लेसमेंट है दूसरे पेंडुलम का। अब बच्चे, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके ये जो हमारे सोल्यूशंस आए थे फाइनली,
हमें देखना है कि ये दोनों पेंडुलम आपस में एक दूसरे को एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, एनर्जी कैसे एक्सचेंज करते हैं, किस टाइम पे कितना एम्पलीट्यूड होता है, ये चीज़ें आप देखनी है पहले इस लेक्चर में। फिर हम टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी निकालेंगे, इन फेस आउट ऑफ फेस मोड के लिए भी निकालेंगे, इन जनरल भी फाइंड करेंगे। तो ये जितने भी फॉर्मूला ड्राइव होने वाले हैं ये IIT जैम में आपसे प्रॉब्लम्स की फॉर्म में आते हैं। IIT जैम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह की आती हैं जहाँ ये सारी रिलेशन डायरेक्टली आपसे पूछी जाती हैं। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस लेक्चर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों सॉल्यूशंस को नेक्स्ट शीट पे लिखते हैं। यहाँ तक आपने किया हुआ है, ये उसकी कंटिन्यूशन में ही एग्जाम में पूछा जाएगा। जब आप लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट करोगे उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है। लेट अस स्टार्ट। सो as we have calculated, the small x is a1 cos omega 1t minus phi 1 plus a2 cos omega 2t minus phi 2. This is the displacement of first pendulum at any time t, and y is a1 cos omega 1t minus phi 1, यहाँ माइनस था, a2 cos omega 2t minus phi 2. So for simplicity, क्योंकि अभी हमें सिर्फ ध्यान देना है x और y की वैल्यूज़ पे, so for simplicity I am substituting कि जो इनिशियल फेसिस हैं phi 1 phi 2 वो दोनों इक्वल हैं और ज़ीरो हैं, मतलब दोनों पेंडुलम इकट्ठे स्टार्ट हुए हैं। इसका ये फिजिकली मीनिंग है कि अगर दोनों के इनिशियल फेस बराबर हैं और ज़ीरो है तो यहाँ पर अगर कॉस फंक्शन है तो दोनों पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन से हमने स्टार्ट करे एट एनी टाइम t, एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो। स्टार्ट मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो हमने एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करें अगर कॉस फंक्शन हम लेके चल रहे हैं। और इसके साथ साथ हमें मानना है कि a1 और a2 ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, उसको हम a मान लेंगे। ठीक है, तो अब ये इक्वेशंस बन जाएंगी। x हमारा बनेगा a cos ओमेगा 1t प्लस a cos ओमेगा 2t। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला विच इज़ 2 cos c माइनस d बाय 2 t, t इसलिए क्योंकि t तो दोनों के साथ है ना, और साथ में cos c प्लस d, प्लस में मैंने सी डी ऐसे आगे पीछे लिख दिया, एक ही बात है। तो ये हमारे पास आ गया x का फॉर्म। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये एवरेज फ्रीक्वेंसी है, और ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई 2 ये डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है। सो इस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये बनेगा 2a cos ओमेगा mt, ऐसे लिख लेना इसको थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए, और cos ओमेगा at। सो वेयर ओमेगा m इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई 2 is called modulating frequency. ठीक है, this is modulating frequency, and omega a which is average है ना, a stands for average, so omega 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 दोनों फ्रीक्वेंसीज की एवरेज। ठीक है, देखो ना, एक इन फेस मोड की फ्रीक्वेंसी, एक आउट ऑफ फेस की, उनकी जो एवरेज है दिस इज एवरेज फ्रीक्वेंसी या मीन फ्रीक्वेंसी, बट एवरेज लिख लेते हैं। नाउ दिस थिंग, यहाँ पर इतना जो पार्ट है हमारा, इसको हम कैपिटल A पुट करेंगे। ठीक है, सो ये A1 पुट कर देते हैं cos ओमेगा at। तो देखिए फिर से हमारे पास जिस तरह का सिंपल हार्मोनिक मोशन का सोल्यूशन होता है वो हमारे पास आ गया। एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, दोनों में से बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? दोनों में से बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारे पास ओमेगा A है। तो यहाँ पे ओमेगा A इज़ ग्रेटर देन ओमेगा M। ये कैसे पता चला मुझे कौन सी फ्रीक्वेंसी बड़ी है? देखो ओमेगा A में दोनों फ्रीक्वेंसीज ऐड हो रही हैं डिवाइड बाई 2, ओमेगा M में दोनों फ्रीक्वेंसीज माइनस हो रही हैं डिवाइड बाई 2, है ना। तो जहाँ पे माइनस हो रही हैं वो छोटा आंसर आएगा। सो ये कम फ्रीक्वेंसी है। सो कम फ्रीक्वेंसी वाला जो पार्ट है उसको हम A1 के अंदर ले गए। ये हमारा रिजल्टेंट, दो सुपरपोजिशन हो रही है ना, दो आपस में पेंडुलम जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे थे, आपस में कपल्ड हैं, तो उनका जो एम्पलीट्यूड है A1 वो खुद भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है, और वो ओमेगा M फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसी के साथ हमारा A1 वेरी कर रहा है। तो ये हमने बीट वाले लेक्चर में भी ना, अभी मैंने वेव्स का एक लेक्चर डाला बीट वाला, वहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि हेयर A1 इज़ 2a cos ओमेगा mt। ठीक है, दिस एंड दिस इज़ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप लिख लेना कॉपी पे अपने आराम से। दिस इज़ फंक्शन ऑफ टाइम
वेरिंग विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा ए, पूरा लिखते हैं। मतलब ये जो एम्पलीट्यूड है इट इज़ ऑल्सो वेरिंग विद सम फ्रीक्वेंसी, है ना, वो फ्रीक्वेंसी हमारी ओमेगा ए है, मतलब सॉरी ओमेगा एम, वेरिंग विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम, क्योंकि A1 के एक्सप्रेशन के अंदर ओमेगा एम आ रहा है ना, सही करना है इसको, इट इज़ वेरिंग विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम। सो लो फ्रीक्वेंसी के साथ हमारा एम्पलीट्यूड भी वेरी कर रहा है। अभी मैं इसको ग्राफ बना के आपको समझाऊंगा, पहले हम y के लिए भी ये सारा एनालिसिस कर लेते हैं। सो y देखिए, y में अगर मैं ये दोनों कंडीशन सब्स्टिट्यूट करूँगा, यहाँ a आ जाएगा, लेकिन यहाँ कोस a कोस c माइनस कोस d, है ना, ऐसे आएगा, तो उसमें फॉर्मूला में साइन आ जाता है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट शीट पे कर रहा हूँ, 4y इज इक्वल टू, अब y के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है a कोस ओमेगा 1t माइनस a कोस ओमेगा 2t, फिर से a कॉमन, यहाँ आ जाएगा 2 साइन c माइनस d बाय 2t साइन c प्लस d बाय 2t, ऐसे बनेगा ये फंक्शन। फिर से वही काम, इसको पुट करना है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, सेम वही आ गई ना, और ये है हमारी एवरेज फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर y। इसमें a2 ले आएंगे, y इज इक्वल टू a2 मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑसिलेशंस। दो चीज़ें आपस में कपल्ड हैं, दोनों मूव कर रहे हैं। अगर दोनों को एज सिस्टम देखोगे तो जो हमारा सिस्टम है वो किस उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो उसका एम्पलीट्यूड क्या है, वो a2 है हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो ऐसे लिखा, तो हेयर a2 इज साइन फंक्शन, है ना, देखो ये है 2a साइन ओमेगा mt। तो अब मुझे इन दोनों का ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है? स्मॉल x और स्मॉल y का ग्राफ बनाना है। स्मॉल x और स्मॉल y में दो तरह की वेरिएशन है, एक हाई फ्रिक्वेंसी वाली वेरिएशन है ओमेगा ए वाली, एक लो फ्रिक्वेंसी वाली वेरिएशन है ओमेगा एम वाली, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा? लेट अस प्लॉट ग्राफ टू शो वेरिएशंस ऑफ स्मॉल x एंड स्मॉल y। तो इस केस में पहले हम x का ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास इधर x चल रहा है, ये हमारे पास y चल रहा है। सो इसके अंदर हमारे पास कॉज फंक्शन आया, ठीक है। आप देखिए स्मॉल x जो था हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोबारा से, यहाँ लाइन लगा के लिख लेते हैं। इट वाज a1 cos ओमेगा at, वेयर a1 वाज 2a cos ओमेगा mt, है ना। तो ये कोसाइन फंक्शन है। सो कॉज फंक्शन t इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ y की जगह t आएगा। आई एम ड्रॉइंग द वेरिएशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कॉज की वैल्यू मैक्सिमम होती है। सो a1 जो है हमारा एम्पलीट्यूड, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 2a है। जब आप यहाँ पे t को 0 पुट करोगे, cos 0 विल बी 1, सो a1 विल बी 2a, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे 2a का, और नीचे भी ऐसे 2a का मार्क लगाएंगे, प्लस टू माइनस, ठीक है। अब इसकी जो वेरिएशन है, जो हमारी स्लो वाली वेरिएशन है, वो कैसी होती है ध्यान से देखेंगे। ये कोसाइन फंक्शन है, ठीक है, इतना बना लेते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं ऐसे। ये इक्वल एम्पलीट्यूड्स हैं, बनाने में शायद इक्वल ना लग रहे हों, बट प्लीज़ कंसीडर दैम एज इक्वल, ठीक है। आप जब उसमें बनाओगे ना नोटबुक पे, तो ध्यान से बनाना, इक्वल एम्पलीट्यूड मान के चलना। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इसको ठीक करने की। सो ये ऐसे, अब बढ़िया, ठीक है। सो इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम t0 है, ये कैपिटल T है, वन साइकिल, दिस इज़ वन कोसाइन फंक्शन। अब ये स्लो वेरिएशन है ना, हाई वेरिएशन इसके अंदर है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ओमेगा ए के साथ, एवरेज फ्रीक्वेंसी के साथ चल रही है, वो इसके अंदर है, वो भी कोसाइन फंक्शन है। सो इट विल ऑल्सो स्टार्ट लाइक दिस। एक्चुअल में यही हो रहा है। अब मैं जो ब्लू वाला पैटर्न बना रहा हूँ ना,
एक्चुअल में कपल्ड ऑसिलेटर्स के साथ मतलब दोनों का जो वाई है, हम एक्स की बात कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट पेंडुलम एक्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पेंडुलम का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। इस तरह से वो वाइब्रेट कर रहा है फास्ट फास्ट, बट उसमें भी जो उसका एम्पलीट्यूड है, देखो अगर तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से ऐसे वाइब्रेट करे विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा ए तो कांस्टेंट ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा। तब अगर मान लो एम्पलीट्यूड वेरी नहीं कर रहा, एम्पलीट्यूड बिल्कुल कांस्टेंट है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अब मान लो ओमेगा ए फ्रीक्वेंसी से ही मैंने बनाया तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएशंस तो हो रही हैं बट वो एम्पलीट्यूड भी बढ़ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद कम हो रहा है, फिर रुक गया, फिर बढ़ा, फिर मैक्सिमम हुआ, ऐसे वो चीज़ है फिजिकली। इसको थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो। P1 पेंडुलम का जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे वेरी कर रहा है। अब इसको और डिटेल में देखो, यहाँ कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, दिस इज़ T/4। मैं ना T के पैर में M लगा देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पर जो M है इट स्टैंड्स फॉर ओमेगा M, ठीक है। ये जो वेरिएशंस है ये मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी ओमेगा M है, और जो अंदर वाली वेरिएशंस हैं ये वाली, ये फ्रिक्वेंसी ओमेगा ए के साथ हो रही है। यहाँ Tm/4 आएगा, यहाँ क्या आएगा आप बताइए। यहाँ पे T, ये वाला जो टाइम है ये Tm/2 है, ये वाला टाइम जो है वो Tm/3 है, मतलब 3Tm/4 है, सॉरी। और फिर उसमें आप Tm/4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे Tm। तो यहाँ तक एक साइकिल है, आगे फिर दूसरा साइकिल भी बना दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरह से एक्स एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। जी हमें कैसे पता चला, जो अभी हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला वहाँ से पता चला। अब हम साइन की वेरिएशंस भी बनाएंगे तो शेप बिल्कुल वैसी आएगी, बट जो साइन फंक्शन है वो टाइम t0 पे 0 होता है, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से आप कंटिन्यू कर दीजिए, 2 साइकिल बना दीजिए, तो वो बन जाएगा हमारे पास वाई डिस्प्लेसमेंट। ये एक्स डिस्प्लेसमेंट की टाइम वेरिएशंस हैं, वो वाई डिस्प्लेसमेंट की टाइम वेरिएशन है। अगली शीट पे बना के दिखाता हूँ। सो वाई की वेरिएशन ऑफ वाई विद टाइम, तो उस केस में इस तरह का ग्राफ बनेगा, इधर वाई चलेगा, इधर टी चलेगा। अब t0 पे 0, दोबारा बनाते हैं ऐसे। पहले ना आप ऐसे ड्रॉ कर लेना, एम्पलीट्यूड प्लीज़ कांस्टेंट रखने की कोशिश करना, नहीं तो दोबारा बना लेना गलत हो जाए तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है y की वो है 2a, जैसे मैंने पहले ही बताया था 2a, और यहाँ पर जो है मिनिमम की तरफ वो है -2a, ठीक है। a पता क्या है, a इंडिविजुअल पेंडुलम का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो ये 2a वहाँ से आया। अब इसके अंदर फास्ट वाली वेरिएशंस हैं, ये वेरिएशंस किस फ्रिक्वेंसी से हो रही हैं बताओ, सोचो। लार्ज वाली ओमेगा ए, एवरेज वाली बड़ी है। सो दीज आर द वेरिएशंस विद फ्रिक्वेंसी ओमेगा ए, जो अभी मैं ब्लू कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ। दीज आर ओमेगा ए वेरिएशंस एंड दिस इज ओमेगा एम वेरिएशन। यहाँ पर वन साइकिल कहाँ से लेके देखो, यहाँ से शुरू हुआ 0 से, तो यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट होगा, यहाँ आप टी लिख सकते हो, यहाँ हाफ टी होगा, वही है Tm/2 Tm। यहाँ पर Tm/4 होगा, यहाँ पर 3Tm/4 होगा। तो दीज आर द वेरिएशंस ऑफ एम्पलीट्यूड्स। अब एक्स वाई वेरिएशंस हो गई, थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली भी लिख लेते हैं, कहाँ पर क्या मैक्सिमम है, क्या ज़ीरो है, लेट अस राइट। चलिए अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये मैं सिचुएशन बना रहा हूँ एट टाइम t = 0। तो एक पेंडुलम यहाँ पे था पहले, लेकिन हमने उसको डिस्प्लेस कर दिया बाय सम डिस्प्लेसमेंट 2a। टाइम t0 पर जो x डिस्प्लेसमेंट था वो हमने कितना माना या कितना आया हमारी इक्वेशन से, 2a आया। और उस टाइम पर t0 पे y तो 0 है ना, यहाँ इस ग्राफ से पता चल रहा हमें। उस टाइम पर ये वाला पेंडुलम जो दूसरा पेंडुलम है P1 वो सीधा ही पड़ा हुआ है। सो ये P2 सॉरी सीधा पड़ा हुआ है, P1 थोड़ा आगे है, तो देयर इज सम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो ये टाइम t0 वाली सिचुएशन है। ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा इस ग्राफ का ये वाला पॉइंट है, और पिछले वाले ग्राफ का भी इनिशियल पॉइंट है जब उसमें x की वैल्यू कितनी थी, 2a थी। अब टाइम Tm/4 जो है ये वाला टाइम, इस पे उल्टा हो जाता है।
इस पे हमारा जो y डिस्प्लेसमेंट है इट बिकम्स 2a, और जो हमारा x डिस्प्लेसमेंट है दैट बिकम्स 0। आप देख सकते हैं पिछला ग्राफ, Tm/4 पर x डिस्प्लेसमेंट 0 है, Tm/4 पर y डिस्प्लेसमेंट 2a है। सो एट small t is equal to Tm/4, let us write a1. a1 was 2a cos omega mt। यहाँ पर हमें क्या करना है, cos ओमेगा m को पुट कर दो 2π/Tm, ये आपको पता है टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी में रिलेशन। स्मॉल t को पुट कर दो Tm/4। सो ये कट गया, यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया, cos π/2 है ना, cos 90 डिग्री, सो cos 90 डिग्री इज 0। सो a1 इज 0, मतलब जो हमारे पास ये पेंडुलम है, फर्स्ट पेंडुलम, उसका डिस्प्लेसमेंट Tm/4 पे 0 है। दूसरे का देखते हैं, a2 भी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं यहाँ पर लाइन एक और लगा रहा हूँ, a2 इज 2a साइन ओमेगा mt, 2a साइन ओमेगा mt। फिर दोबारा से जब पुट करेंगे ना तो π/2 ही आएगा, इसको सॉल्व करके 2a आया, सो a2 2a आ गया। मतलब Tm/4 पर सारा का सारा जो डिस्प्लेसमेंट है 2a, जो हमने इनिशियली दिया था, ठीक है, एम्पलीट्यूड जो था हमारे पास इनिशियली 2a था, वो सारा का सारा ट्रांसफ़र P2 पेंडुलम को हो गया। जब पेंडुलम P2 को ट्रांसफ़र हो गया तो मतलब सारी की सारी अब एनर्जी, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर सारी की सारी एनर्जी, इस पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी P1 के साथ एसोसिएट कर रही थी, और टाइम Tm/4 पर सारी की सारी एनर्जी जो है हमारी वो पेंडुलम P2 को ट्रांसफ़र हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रिंग, ठीक है। सो ये याद रखना। सो नाउ एज एनर्जी, टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, है ना। तो अब इसका तो एम्पलीट्यूड 0 है तो एनर्जी है ही नहीं, इसकी एनर्जी हो चुकी है 2a, पूरा एम्पलीट्यूड है तो पूरी एनर्जी, ठीक है। देयरफॉर होल एनर्जी इज विद P2, ठीक है। तो वो सिचुएशन बना के दिखाते हैं डायग्रामेटिकली, डायग्राम बना के, है ना। तो ये सिचुएशन है, ये पेंडुलम वापस आ गया अपनी जगह पे P1, लेकिन P2 जो है वो ऐसे चला गया, उसका डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू 2a है, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हैं पेंडुलम। तो ये हमारे पास सिचुएशन है, लिख लो टाइम भी, कॉपी पे बना लेना नोट्स, एट t इज इक्वल टू Tm/4। तो ये हम फिगर से भी उसको एक्सप्लेन करेंगे जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा हाउ द एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन टू पेंडुलम्स इन द केस ऑफ कपल्ड ऑसिलेटर सिस्टम। अब हम एक और टाइम कंसिडर करते हैं जब एनर्जी दोनों पेंडुलम्स को इक्वली डिवाइड होगी, तो उस केस में हमें क्या करना है, वो टाइम होता है Tm/8, ठीक है, उसको पुट करके ही देखना है ऐसे ही। सो लेट अस डू ऑन द नेक्स्ट शीट। सो एट टाइम t इज इक्वल टू Tm/8, a1 बताओ, 2a cos ओमेगा m की जगह 2π/Tm इंटू Tm/8, Tm से Tm कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 4 आ गया, π/4 इज 1/√2, दिस इज √2a, ठीक है। तो अब इस केस में हमारे पास a1 आया √2a, ठीक है, इतना आया। अब हम a2 भी निकाल लेते हैं, a2 क्या आएगा, 2a क्या है उसका फॉर्मूला, साइन ओमेगा mt। सो जब आप फिर से ये सब कुछ पुट करेंगे, स्मॉल t को Tm/8 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2a साइन π/4, है ना, साइन 45 डिग्री, विच इज़ अगेन 1/√2, विच इज़ अगेन √2a। तो अब देखो दोनों बराबर आ गए। नाउ a1 इज इक्वल टू a2, सो बोथ एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल √2a के बराबर। सो अब फिर से हमारे पास जो एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अगर दोनों एम्पलीट्यूड ही बराबर हैं तो मतलब दोनों पेंडुलम्स के पास इक्वल एनर्जी होती है एट दिस टाइम। सो देयरफॉर एट t इज इक्वल टू Tm/8 both pendulums have equal energy। ठीक है, तो ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है जो हमें ग्राफ से और इस तरह से एनालिसिस करके समझाना है। तो इस केस में डायग्राम ये बनेगा, दोनों का ही पॉजिटिव है एम्पलीट्यूड, तो मैं पॉजिटिव सेंस में बनाऊंगा। तो ये भी है x इज इक्वल टू √2a, और अब इन फेस है, आउट ऑफ फेस है, कुछ नहीं बोल सकते,
लेकिन एम्पलीट्यूड बराबर हो गया। पॉजिटिव है तो मैंने दोनों उसी तरफ बनाए हैं राइट साइड, ठीक है। तो ये हमारा P1 है, ये P2 है, और स्प्रिंग बनाना मत भूलना भाई, बिना स्प्रिंग के तो ये इंडिपेंडेंट पेंडुलम्स हैं। तो ये हमारे पास कपल्ड ऑसिलेटर में एनर्जी कैसे एक्सचेंज होती है। अब एनर्जी का एक एक्सप्रेशन भी है, वो भी ड्राइव कर लेते हैं फटाफट। वो फॉर्मूला डायरेक्टली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत बार काम आ जाता है। लेट अस डू ऑन द नेक्स्ट शीट। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी के साथ साथ हम इंडिविजुअली भी लिखेंगे ऑल्सो एनर्जी ऑफ P1 एंड P2। पहले इंडिविजुअल लिख लेंगे, फिर उनको ऐड करके टोटल एनर्जी आ जाएगी। चलिए, तो इस केस में हमें छोटी सी एग्जम्पशन लेनी है। एग्जम्पशन ये है कि जो हमारा स्प्रिंग है दोनों पेंडुलम्स के बीच में बहुत वीक है, मतलब वो एनर्जी ट्रांसफ़र तो करता है बट उसके अपने अंदर एनर्जी स्टोर नहीं होती। सारी की सारी एनर्जी जो है वो पेंडुलम के साथ ही एसोसिएटेड है, क्योंकि हमारे पास जो A1 A2 हमने कैलकुलेट करा ना, वो पेंडुलम्स का एम्पलीट्यूड है। तो अभी हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है विच इज़ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। उस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो एक सिंगल पेंडुलम के लिए होता है ना, इसलिए। तो लेट अस राइट कि भाई let us consider the link between, link मतलब spring, two pendulums is very weak. It means there is no energy stored in the spring and whole energy is with pendulums P1 and P2. So now using, देखो एनर्जी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी करा है टोटल एनर्जी का। अगर हमारे पास एक सिंगल पेंडुलम है जिसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा है और एम्पलीट्यूड ए है, मास एम है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास यहाँ पर जो पेंडुलम है, मतलब जो कपल्ड सिस्टम है, उसकी वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा ए है, तो हम यहाँ पर ओमेगा ए यूज़ करेंगे। फर्स्ट पेंडुलम के लिए हम यहाँ A1 लिख देंगे और उसकी एनर्जी E1 है, तो 4P1 यहाँ लिख लेते हैं, ये P1 पेंडुलम के लिए है। अब A1 अभी जो लिखा था यहाँ पुट कर देंगे, बहुत आसान है। क्या था वो, 2A cos ओमेगा MT, इस पूरे का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहाँ से 4 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, m ओमेगा A स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा MT। तो ये हमारे पास फर्स्ट पेंडुलम की एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, टोटल एनर्जी, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरिंग विद टाइम, क्योंकि यहाँ टी आ रहा है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। किस फ्रीक्वेंसी से वेरी कर रही है, ओमेगा एम, लेकिन कॉस स्क्वायर फंक्शन है। सिमिलरली फॉर P2, दूसरे पेंडुलम के लिए फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, E2 विल बी, लिख देते हैं हाफ एम ओमेगा ए स्क्वायर A2 स्क्वायर। तो जब आप A2 पुट करोगे तो आ जाएगा 2A, इसको ऐसे बंद कर दो, 2A साइन ओमेगा MT इसका स्क्वायर। सॉल्व करके हमारे पास E2 भी आएगा 2M ओमेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा MT। तो दीज आर द टू एक्सप्रेशंस फॉर एनर्जीज। फर्स्ट पेंडुलम की एनर्जी कॉस फंक्शन, कॉस स्क्वायर फंक्शन की तरह वेरी करेगी। सेकंड पेंडुलम की एनर्जी साइन स्क्वायर की तरह वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर दोनों को ऐड कर दें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, एनर्जी कांस्टेंट आ जाएगी। सो लेट अस राइट ऑन द नेक्स्ट शीट टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम मतलब कपल्ड ऑसिलेटर, E। हाँ जी, तो क्या आ गया, 2M ओमेगा ए स्क्वायर, अंदर 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी है। इसको E0 लिख देते हैं, ये मैक्सिमम एनर्जी होती है टोटल एनर्जी, ठीक है, ये मैक्सिमम एनर्जी है। ओके, अब हम वापस से अगर वो एक्सप्रेशन लिखना चाहें E1 का इन टर्म्स ऑफ E0, तो बनेगा E0 cos स्क्वायर ओमेगा MT। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन। ये कई बार ग्राफ प्लॉट करने के लिए आता है कपल्ड में, और दूसरे पेंडुलम की ये एनर्जी है जो साइन स्क्वायर फंक्शन है।
इनकी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस करी जा सकती हैं। सो अगर कॉस स्क्वायर फंक्शन की करनी है आपने तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, क्योंकि कॉस स्क्वायर फंक्शन है E1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कॉस फंक्शन ऐसे शुरू होता है, देखो t0 पे मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, बस ये याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर टाइम ना, यहाँ 0 है ना, तो एक साइकिल ये और दूसरा साइकिल ये, यहाँ पे टाइम कैपिटल T होगा। सो एक टाइम पीरियड के अंदर 2 बार एनर्जी मिनिमम होती है, 2 बार मैक्सिमम। एक तो इनिशियली मैक्सिमम थी, एक टाइम t इज इक्वल टू स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T पे मैक्सिमम होगी। तो ये फंक्शन जो है, ठीक है, इसमें ये मैक्सिमम वैल्यू E0 है। दिस इज़ द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ एनर्जी। वो लास्ट में था ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स एक्स एंड वाई, ये एनर्जी के लिए है, ठीक है। ये कॉस फंक्शन है, और साइन फंक्शन नीचे वाला E2 के लिए बनाना है तो वो भी वैसे ही बन जाएगा, बस उसको स्टार्ट ओरिजिन से करना है। देखो ये E0 है, वही वैल्यू विच इज़ 2m ओमेगा ए स्क्वायर, और इधर चल रहा है E2, इधर चल रहा है टाइम। यहाँ पर देखो ये यहाँ से शुरू हुआ 0, दिस इज़ 1 साइकिल, दिस इज़ सेकेंड साइकिल। तो यहाँ पे कैपिटल T। तो इस तरह से ये एनर्जी की वेरिएशंस हैं। सो टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, ये भी पता लग गया, और एनर्जी इस तरह से कॉस और कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर फंक्शंस के अकॉर्डिंग वेरी करती है। हाँ जी बच्चों, तो ये अभी हमने ये मान के कि भी स्प्रिंग का कोई रोल नहीं है, ये चीज़ प्रूव करी है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और एनर्जी कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर फंक्शन की तरह वेरी करेगी। अब हम बात करेंगे अगर हम स्प्रिंग के रोल को भी ले लें तब टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, लेट अस ड्राइव दिस ऑल्सो। ये एज ए प्रॉब्लम भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, और कई बार ये डायरेक्टली यूज होता है टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। लेट अस डू दैट। सो लेट अस फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ ए कपल्ड ऑसिलेटर, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी की। अब हम स्प्रिंग का रोल भी कंसिडर करेंगे, और इसका ना 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है कि द मैनर इन विच ए सिस्टम कैन एक्वायर एनर्जी, कितने नंबर ऑफ वे से, कितने तरीकों से कोई सिस्टम एनर्जी को एक्वायर कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम में एक काइनेटिक एनर्जी हो सकती है और एक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। सो इट हैज़ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। हमारे पास ये जो कपल्ड ऑसिलेटर है, इसके अंदर कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इसको देखना पड़ेगा। उसके 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। कैसे होते हैं हम प्रूव करेंगे, ठीक है। लेट अस डू। तो लेट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ P1 एंड P2 एट टाइम t, स्मॉल t। m is mass of each pendulum, omega naught is under root g by l, this is natural frequency of each simple pendulum, वो आपको पता है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ऑफ ईच P1 एंड P2, दोनों की सेम मानी है हमने, ठीक है। अब हमने पहले काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। सो फर्स्ट पेंडुलम के लिए वेलोसिटी होगी dx बाई dt का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट x है। सेकंड के लिए होगी हाफ m dy बाई dt, है ना, क्योंकि ये उसकी वेलोसिटी है, y को डिफरेंशिएट करने से आएगी, उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर हम x को पुट करेंगे। स्मॉल x हमारे पास इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल मोड्स है x प्लस वाई बाई 2, और स्मॉल y है x कैपिटल माइनस वाई बाई 2। तो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल x कैपिटल y हम ये एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं। सो हम इसको पुट कर देंगे ऊपर, तो हमारे पास बन जाएगा हाफ m ब्रैकेट के अंदर, देखो ये ना जो बाई 2 है ना, इसका हाफ मैं पहले आगे लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव d बाई डी टी एक्स प्लस वाई का आएगा, उसका स्क्वेयर भी आएगा। सो एक्स प्लस वाई स्क्वेयर पूरे का है, डेरिवेटिव करने के बाद इसका स्क्वेयर करना है, वो बाद में करना है, प्लस
ये वाला हाफ एम भी आप मान लो मैंने बाहर ही लिख लिया, और एक और हाफ है वो भी लिख लेते हैं। फिर ब्रैकेट डी बाई डी टी, स्मॉल वाई की जगह हमारे पास कैपिटल एक्स माइनस वाई, इस पूरे का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। तो ये हमारे पास हो जाएगा हाफ की जगह 1/4 कर देते हैं, अभी हाफ कॉमन आ जाएगा, सो 1/4। अच्छा, डेरिवेटिव आप देखो कैसे आएंगे। सो डी एक्स बाई डी टी आएगा, एक बार डी वाई बाई डी टी आएगा, फिर उसका होल स्क्वायर है, तो इसको खोल के लिख रहा हूँ मैं एम लिखने के बाद, तो वो आएगा डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 dx बाई डी टी डी वाई बाई डी टी, ये आइटम ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हाफ कॉमन ले चुका हूँ मैं, यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस डी एक्स बाई डी वाई का स्क्वायर प्लस डी वाई, कैपिटल लिख रहा हूँ ये सब, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस था ना होल स्क्वायर के अंदर, तो ये टर्म जो है वो इस टर्म से कैंसिल हो गई है, और एक 2 का फैक्टर आएगा जो बाहर आके फिर 1/2 ही बना देगा। सो नेक्स्ट शीट पे लिखते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस हाफ एम डी वाई बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए इसमें जो एनर्जी है वो एक्स मोड का डेरिवेटिव, मतलब जो वेलोसिटी उसके कॉरस्पॉन्डिंग, एक वहाँ से आएगी किनेटिक एनर्जी और एक डी वाई बाई डी टी से आएगी, तो दो तो यहाँ से आ रही हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाती है, देखो यू, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम पहले पेंडुलम की जो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लिख रहा हूँ मैं, हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो इट विल वेरी विद टाइम, तो ये होगा ठीक है। दूसरे के लिए हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर वाई स्क्वायर, तीसरे के लिए एक इसमें स्प्रिंग भी है, स्प्रिंग के लिए होता है हाफ एस एक्सटेंशन या कंप्रेशन का स्क्वायर, तो उसको एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पे स्मॉल एक्स को एक्स प्लस वाई बाई टू, स्मॉल वाई को एक्स माइनस वाई बाई टू, और स्मॉल एक्स माइनस स्मॉल वाई, अगर मैं इन दोनों को भी माइनस कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा, सो एक्स माइनस वाई विल गिव्स यू वाई। अब यहाँ पुट करेंगे, यहाँ 1/4 का ही फैक्टर हो जाना है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, और नीचे क्योंकि ये 2 था ना तो इसका 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन, अंदर 1/4 भी कॉमन, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये दोनों कट जाएंगे, ब्रैकेट बंद, ये वाली ब्रैकेट भी बंद, प्लस हाफ एस वाई स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारे पास ये 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर आएगा, जिससे नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बचेगा, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हाफ एस वाई स्क्वायर। सो इसके अंदर हमारे पास ये जो वाई स्क्वायर भी टर्म है इनको कर दो इकट्ठा, तो ये हमारे पास बन जाएगा हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक ये टर्म बनेगी, वाई वाले इकट्ठे कर देंगे तो 1/4 आएगा, यहाँ पे हाफ नहीं है, 1/4 प्लस 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस एस, ऐसे ब्रैकेट के अंदर वाई स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आ रहा है, किनेटिक एनर्जी में कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव और कैपिटल वाई का डेरिवेटिव आ रहा है। सो ये जस्ट हमने इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल मोड्स जो हमने एक्स वाई कैपिटल करे थे उन टर्म्स में एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला है, और यहाँ पर 4 तरीके से एनर्जी जो है वो स्टोर हो सकती है, 4 डिफरेंट वेज, या सारी की सारी एनर्जी किनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट मोड होगी,
किनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड मोड है ये पेंडुलम्स की किनेटिक एनर्जी है, ठीक है। बेसिकली ये टर्म जो है पोटेंशियल एनर्जी से आई है, तो ये पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें स्प्रिंग वाला भी रोल है। तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है, कई बार एज ए प्रॉब्लम पूछ लिया जाता है। इसका जो रिजल्ट है वो ये भी है कि वी कैन स्टोर एनर्जी इन 4 डिफरेंट वेज इन केस ऑफ कपल्ड पेंडुलम। सो कपल्ड पेंडुलम का जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 4 है। ये भी कई बार ऐसे बोल देते हैं प्रूफ करो, तो उसमें ये एनालिसिस आपको करना है। सो बस कपल्ड ऑसिलेटर में जो अभी तक एनर्जी के साथ रिलेटेड चीज़ें थी वो यहीं तक फिनिश होती हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट लेक्चर है इंडक्टिवली कपल्ड ऑसिलेटर्स, वो हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स। उसमें भी हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट जो होता है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स में वो स्टडी करना है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे एक दूसरे के साथ कपल करते हैं। वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। सो तब तक आप इसे नोट्स कंप्लीट करिए। अब जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उनके लिए क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर कल आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।